वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बात करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 9th का तीसरा चैप्टर है। 9th से आगे को जाते हुए हर विषय के लिए हमको निर्देशांक ज्यामिति की आवश्यकता पड़ती है। जैसे 10th में हम त्रिकोणमिति सीखें, फिर आगे 11th 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री, सब चीज़ों में हमको इसकी आवश्यकता होती है। इसलिए इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को ध्यान से देखें। निर्देशांक ज्यामिति जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य समतल में स्थित किसी भी बिंदु का निर्धारण करना यानी कि उस होता है। ठीक है, जैसे अब माना हमसे कहा गया कोई भी बिंदु की दूरी बताओ, या हमसे कहा गया कि तुम्हारे घर की दूरी कितनी है। अब कोई पूछेगा तुम्हारे घर की दूरी कितनी है, तो तुम्हारे दिमाग में पहला पॉइंट क्या आएगा कि दूरी कहाँ से कितनी है, यानी कि किस जगह से कितनी है। तो अब बात कहाँ की कर रहे हैं, मार्केट की कर रहे हैं या जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ से पूछ रहे हैं। तो इसलिए जो है एक बिंदु का जब हमको डिस्टेंस या स्थिति बतानी होती है तो हमको कोई न कोई दूसरे बिंदु को की आवश्यकता का होना ज़रूरी है। ये बात सबसे पहले कही थी एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था मेनाइचमस जिनका नाम था। उन्होंने क्या कहा था कि जब हमको किसी भी एक बिंदु की स्थिति दिखानी है तो उसके लिए हमको कोई दूसरे बिंदु का होना आवश्यक है। अब एक दूसरे गणितज्ञ आए उसके बाद जिनका नाम था उमर खय्याम। अब उन्होंने कहा अब जैसे हम इस बिंदु की स्थिति तो दिखा रहे हैं, इसके लिए एक बिंदु की आवश्यकता है। अब हम यहाँ पर ये बात नहीं कर रहे हैं कि अब ये दूरी कहाँ से, अब हम ऐसे घूम के जाएं या ऐसे घूम के जाएं। तो उन्होंने कहा कि जब हमको किसी एक बिंदु की स्थिति दिखानी है तो एक बिंदु का होना तो आवश्यक है, परंतु उसके साथ साथ दिशा का भी होना आवश्यक है। जब हम ये बताएंगे कि किस दिशा से हम जा रहे हैं तब हमको उसको एक्यूरेट दूरी पता चल पाएगी। जैसे हम ऐसे में पूछ रहे हैं या इधर से पूछ रहे हैं या ऐसे घूम के पूछ रहे हैं। तो उमर खय्याम के बाद जो मेन गणितज्ञ हैं जिनका निर्देशांक ज्यामिति के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा, वो हैं रेने देकार्ते जो थे, जब अपने बिस्तर में अपने घर में सोए थे तो उन्होंने छत में देखा कोई छत थी जो उसके छत में कहीं पर कोई धब्बा टाइप का लगा होगा। तब उनके दिमाग में आया कि जब हमने इस धब्बे के बारे में बताना है तो हम कैसे बताएंगे, ये कहाँ पर है। तो उनको यहीं से निर्देशांक ज्यामिति का ज्ञान हो गया। ज्ञान जो है कहीं से भी प्राप्त हो सकता है। जैसे न्यूटन थे, सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, तो वहीं से उनको गुरुत्वाकर्षण के बारे में उन्होंने उतना बड़ी जानकारी दे दी। ऐसे ही देकार्ते जो है बिस्तर में लेटे थे तो वहीं से वो गणित निर्देशांक ज्यामिति के बारे में इतना बड़ी खोजें की। कुल मिला के ज़रूरत है एक पॉजिटिव दिशा में सोच की। तो उन्होंने कहा यदि हम क्या करें, छत की जो लंबाई वाली दीवार है और चौड़ाई वाली दीवार है उसको हम ऐसे बराबर भागों में ऐसे बांटें ऐसे। तो उनके दिमाग में आया कि तब हम इसका ये बता सकते हैं कि हम ऐसे कह सकते हैं कि इधर को गए हमें 1 2 3 4, फिर यहाँ से ऊपर को जाना पड़ रहा है हमको इस छेद में पहुँचने के लिए 1 2 3, यानी कि इधर को जा रहे हैं 4 और ऊपर को जा रहे हैं 3। इस तरह से हम इसका स्थिति को बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है निर्देशांक ज्यामिति का आगे को विस्तार हुआ। फिर उनके एक दोस्त थे फैराडे फर्मिट करके थे। दोनों ने निर्देशांक ज्यामिति के क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय कार्य किया। अब उन्होंने कहा कि किसी भी बिंदु को हमने दिखाना है, जैसे नंबर लाइन के बारे में तो हमने पढ़ा ही है ना। नंबर लाइन में क्या होता है, यहाँ पर 0 और इधर को अलग से बना देते हैं। नंबर लाइन जो होती है हमारी इस टाइप से हो गया, इधर को हो गया 0, यहाँ पर 0, इधर को होता है धनात्मक 1 2 3 4 करके ऐसे, और इधर को होते हैं ऋणात्मक संख्या, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऐसे। अब यदि इसी नंबर लाइन को हम एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत दिशा में घुमाएं तो इस तरीके से, तो ये नंबर लाइन कैसे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी। धन वाले हो जाएंगे ऊपर को 1 2
3 4 इस टाइप से। यहाँ को हो जाएंगे ऋणात्मक, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 करके ऐसे, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5। जहाँ पर ये दोनों नंबर लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं उसको हमने ओ से दिखा दिया, और इधर ये x हो गया, ये x डैश, ऊपर को y और ये y डैश, इस टाइप से ये बना। तो अब हम जो है कोई भी बिंदु कहीं पर हो तो उन्होंने कहा जैसे बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, तो इसको दिखाना है तो हम हमेशा पहले क्या उन्होंने एक, अब इसको दिखाना है तो कहाँ है 1 2 3, इधर को 3 जा रहे हैं, ऊपर को 1 2 3, ऊपर को भी 3 जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, चलो ये वाले बिंदु की बात कर लेते हैं। ऊपर को जा रहे हैं 4, तिरछे में गए 3 और ऊपर को गए 4, यानी कि x अक्ष में गए 3, y अक्ष और y की दिशा में ऊपर को गए 4। तो उन्होंने कहा कि कभी भी हम कोई बिंदु को दिखाएंगे तो हमेशा पहले उसका x अक्ष के में कितना जा रहा है वो चीज़ लिखेंगे, और y अक्ष में कितना जा रहा है उसके बाद उसको, उस पॉइंट को हम लिखेंगे। इस तरीके से हम बिंदु का निर्धारण करेंगे। अब देखें हम यदि यहाँ जा रहे हैं तो x अक्ष में भी धन की ओर गए और y अक्ष में भी धन की ओर गए, तो यहाँ इस क्षेत्र में यानी कि जो 4 भाग बटे, 4 भागों को उन्होंने 4 चतुर्थांश कहा। ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये हो गया चौथा चतुर्थांश। इस तरीके से अब जब हम एक प्रथम चतुर्थांश में कोई और पूरे को, जैसे पन्ना है इसको हमने 4 भागों में बांट दिया, 4 भाग बटे 4 चतुर्थांश हो गए, और पूरे को क्या कहते हैं कार्तीय तल कहते हैं, कार्तीय तल। और जहाँ पर ये x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काटते हैं उसको कहते हैं मूल बिंदु, उसको क्या कहते हैं मूल बिंदु। तो जो प्रथम चतुर्थांश है उसमें हमने जाना है तो पहले x फिर y में जाएंगे, और हमेशा दोनों क्या होंगे धनात्मक होंगे। तो x अक्ष में जो होते हैं हमेशा चिन्ह प्लस और प्लस, यानी कि धन और धन होते हैं। अब हमने यहाँ जाना है, बात क्या ध्यान रखनी है, पहले x में फिर y में। x में जाना है तो कहाँ को गए हम ऋण की ओर, और y में गए, y में जाएंगे। अब यहाँ पर माना हमने पहुँचना है तो पहले x में जाएंगे फिर y में, x का ऋण आ रहा है, y का ऊपर को जा रहे हैं तो धन आ रहा है। तो दूसरे चतुर्थांश में हमेशा चिन्ह क्या होते हैं ऋण और धन। तीसरे में पहुँचना है, पहले x में जाना है तो x में कहाँ को जाएंगे, इधर को तो जाएंगे नहीं, शॉर्ट x अक्ष से इधर को होगा शॉर्ट, और फिर y का ऋण को जाएंगे, x का भी ऋण को आना है, y का भी ऋणात्मक दिशा में चल रहे हैं, तो इसके चिन्ह हमेशा क्या होंगे इस चतुर्थांश में ऋण कोमा ऋण। चौथे चतुर्थांश में जाना है तो पहले x में जाना है 1 2 ऐसे इधर को, फिर कहाँ को ऋण y का नीचे को, तो y का नीचे को क्या है ऋणात्मक है, तो ये हो गया हमारा धन कोमा ऋण, इसके चिन्ह होंगे। इस तरीके से चतुर्थांशों में जो होते हैं वो चिन्ह होते हैं। और जैसे यहाँ पर पॉइंट पहुँचने के लिए मैंने कहा पहले 3 जा रहे हैं फिर 4 जा रहे हैं। 3 क्या है x निर्देशांक, 4 क्या है y निर्देशांक। जो x निर्देशांक जो होता है, जो हमारा x निर्देशांक होता है उसको हम भुज भी कहते हैं, और जो y निर्देशांक होता है उसको हम कोटि कहते हैं। इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। और जो मूल बिंदु है, अब मूल बिंदु यहाँ पर पहुँचना है तो कहीं नहीं जाना पड़ रहा है, x में भी 0 y भी 0, तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं 0,0 होते हैं। इन बातों का, और इसमें जो मेन चीज़ है चतुर्थांश हो गया, तो फिर हम देखते हैं, अब हमने कोई भी पॉइंट हमको दिखाओ कह दिया, माना हमसे कहा कि कुछ पॉइंट ले लेते हैं, जैसे पॉइंट ले ले 3,4, ऋण 2,1, 6, ऋण 3, ऋण 1, ऋण 2, ऐसे हमने इनको दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, सीधी सी बात है, पहले हम क्या करेंगे, कार्तीय तल हमारा ये है और इसमें बराबर दूरी पर हमारे ऐसे ये पॉइंट हैं, इस तरीके से।
अब हमने 3,4 दिखाना है। 3,4 मतलब पहले x अक्ष में 3 जाएंगे, y अक्ष में 4 जाएंगे, दोनों धनात्मक हैं। x का 3 इधर को हुआ, y का 1 2 3 4, तो ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा 3,4 हो जाएगा। ऐसे ही ऋण 2,1 जाना है, x का ऋण 2 1 2 ऋण 2 और y का 1 यहाँ पर हो जाएगा ऋण 2,1। ऐसे ही 6,3 दिखाना है, तो x अक्ष का पहले 6 जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर y का ऋण 3 y का ऋण 3 मतलब नीचे को, y ऋणात्मक कहाँ को है, नीचे को, 1 2 3 ऋण 3 और 6 के छेद में 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये वाला पॉइंट जो होगा ये क्या होगा, 6,3 होगा। इस तरीके से जो है हम बिंदुओं को दिखाते हैं। अब यदि हमारे पास पॉइंट आ जाए कोई 3,0 है, 3,0, अब 3,0 कौन से चतुर्थांश में होगा, 3,0 पर पहुंचने के लिए 1 2 3 y का 0 जाना है, यानी कि y का जाना ही नहीं है, तो 3,0 हमारा ये वाला पॉइंट हो गया। 3,0 कहाँ पर होगा, ये x अक्ष पर होगा, x अक्ष पर, वो भी धनात्मक साइड में, धनात्मक x अक्ष पर ये वाला बिंदु हुआ। y वाला 0 हो तो x अक्ष पर होता है, x वाला 0 हो तो y पर 0 होता है। जैसे मैंने कहा 0,2 x 0 है और y का 2 है, x 0 यहीं पर हुआ, y का 2 ये हुआ। 0,2 कहाँ पर आ रहा है, y वाले अक्ष पर आ रहा है। y धन में है तो धनात्मक अक्ष में, y ऋण में है तो ऋणात्मक अक्ष। ऐसी स्थिति यहाँ पर भी होगी। इस तरीके से हमने इन मेन बातों को ध्यान रखना है। इस वीडियो को आराम से देखें तो हमारे तीसरा वाला चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। और एक्सरसाइज हम करेंगे अगली वाली वीडियो में।